13वें चैप्टर 13 चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है परिणाम पद। डिस्कशन ऑन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये जीव और अजीव के के अंदर किस तरह का परिणमन होता है, किस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है, उसको कैटेगराइज करने की कोशिश की गई है और वो परिवर्तन जीव में किस तरह से होता है और अजीव में पदार्थों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसको डिस्कस किया गया है। जैन धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसको त्रिपदी का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटी। और आप दूसरे धर्मों में, दर्शनों में भी इस तरह का सिद्धांत थियोलॉजिकल लैंग्वेज में देखेंगे तो ट्रिनिटेरियन कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटेरियन जो है, कुछ लोग थियोलॉजी 3 तरह के गॉड को मानते हैं इसी बात को प्रेजेंट करने के लिए। तो उस तरह के कंसेप्ट आपको दूसरे ट्रेडिशन में भी देखने को लिटिल बिट मिल सकते हैं। बट जो मेटाफिजिकल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग हमें जैन आगमों में देखने को मिलती है और जिसे कह सकते हैं कि एक प्रकार का साइंटिफिक जो कंसेप्ट है रियलिटी के नेचर को समझने के लिए, वो त्रिपदी का सिद्धांत के रूप में हमें जैन दर्शन में देखने को मिलता है। जैनिज्म का रियलिटी के बारे में क्या व्यू है, यानी कोई भी चीज अगर रियली एग्जिस्ट कर रही है किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में, लिविंग या नॉन लिविंग किसी भी स्टेट में हो, वो रियलिटी का नेचर बेसिक क्या होता है इसे समझाने की कोशिश की जा रही है। तो कहा जाता है कि रियलिटी इज ए वेरिएबल कांस्टेंट, एक वेरिएबल कांस्टेंट है। वेरिएबल मींस इट इज ऑलवेज चेंजिंग और कांस्टेंट इट मींस इट इज ऑलवेज परसिस्टिंग एट द सेम टाइम। तो ये चेंज होते हुए भी अपने आप को परसिस्ट करती है। जो इसका फंडामेंटल नेचर है, एसेंशियल नेचर है, वो कभी भी लूज नहीं होता है, वो हमेशा पदार्थ का बना रहता है। पदार्थ चाहे कितना ही परिवर्तित क्यों ना हो जाए, उसका जो फंडामेंटल नेचर है वो कभी चेंज नहीं होता, उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो कभी चेंज नहीं होती है, उसका अपना जो रियल आइडेंटिटी है वो कभी लूज नहीं होती है। चाहे वो संसार के में रहे कोई जीव, चाहे वो मुक्त हो जाए, उसकी जो आइडेंटिटी है, अपनी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है, उसकी अपनी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं फंडामेंटल, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। किंतु उनकी उसकी अवस्थाएं बदलती रह सकती है। आज जिस रूप में दिख रहा है कल वो उस रूप में आपको दिखाई भले ना दे, किंतु उसकी प्रॉपर्टीज, उसका जो एसेंशियल नेचर है वो जरूर कंटिन्यू करेगा, कैरी ऑन होता रहेगा। वो पदार्थ अवस्था बदलने के साथ में वो हमेशा बना रहेगा उसके अंदर। तो इसी को परिणामी नित्यवाद का सिद्धांत जैन दर्शन में कहा जाता है। परिणामी नित्यवाद, जिसको वेरिएबल कांस्टेंट का प्रिंसिपल कहते हैं। सो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स। पदार्थ जो है वो उसकी इसलिए 3 फंडामेंटल उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो है उत्पन्नैवा, विगमैवा, ध्रुवैवा। भगवान महावीर से जब वस्तु के स्वरूप को जानने को लेकर के प्रश्न गौतम स्वामी ने किए थे, तो उन्होंने ये त्रिपदी का सिद्धांत ही गणधरों को दिया था और कहा जाता है कि बस इतना ही उन्होंने उनको सिद्धांत दिया, उसी के आधार पर उन्होंने पूरी द्वादशांगी की रचना कर दी थी, इतने से सूत्र के आधार पर। तो ये ओरिजिनल सूत्र है जिसके आधार पर सारे आगम जो हैं लिखे गए हैं गणधरों के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि उत्पन्नैवा यानी पदार्थ उत्पन्न होता है, विगमयी यानी पदार्थ नष्ट भी होता है, और तीसरा है कि पदार्थ ध्रुव भी रहता है। अर्थात उत्पत्ति और विनाश के बावजूद भी पदार्थ अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखता है, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। वो नए 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 रूपों में हमें दिखाई भले दे, पुराना रूप उसका भले नष्ट होता हुआ नजर आए, किंतु उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। इसी बात को 2nd सेंचुरी में आचार्य उमास्वाती ने तत्वार्थ सूत्र में इस भाषा में कहा है। उन्होंने इसी बात को संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया है, जो आगमुका भगवान महावीर का सिद्धांत है। और उसको उन्होंने कहा कि उत्पाद वे ध्रुव्य युक्तम सत, यानी पदार्थ ओरिजिनेट भी होता है, डिस्ट्रॉय भी होता है, किंतु ध्रुव यानी परसिस्ट भी करता है। तो उन्होंने 3 इसकी क्वालिटीज क्लियरली यहाँ पर उसी रूप में डिफाइन की है जिस तरह से भगवान महावीर ने अपने प्राकृत भाषा में की थी, परसिस्टेंस
origination and cessation. These are the three attributes, three qualities, three fundamental characteristics of being real of something. तो ये तीनों, इसीलिए पदार्थ जो है, ये चूंकि पदार्थ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन तीन एट्रीब्यूट्स का अमलगमेशन है. You cannot understand just origination without cessation or cessation without persistence. All the three are intertwined, or you can say all are connected with each other, and all can be defined in a relative sense only. तो ये इस तरह का जो पदार्थ का स्वरूप है, इसी को आगम दर्शन के जो आचार्य हुए हैं, दार्शनिक आचार्य जो जैन परंपरा के हुए हैं, उन्होंने इस वस्तु के स्वरूप को ट्रांसेंडेंटल कहा है कि दिस इज ए ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ रियलिटी, जिसको आप डिफाइन करना कोशिश करते हैं, बट यू कैन डिफाइन ओनली इन रिलेटिव सेंस. अगर आप पूरे परफेक्ट रूप में ऑब्जेक्ट को या किसी भी रियलिटी को समझना चाहते हैं, तो ये एक प्रकार का जात्यंतर शब्द प्रयोग किया. ये इट इज ए रियली वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ रियलिटी which is not discussed in any other traditions. तो ये पदार्थ का जो स्वरूप है, ये एक तरह से ट्रांसेंडेंटल है, और इस सेंस में पदार्थ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. इट इज क्वाइट इनएक्सप्लिकेबल इन इट्स टोटलिटी. बट जब कभी हम डिफाइन करते हैं, तो या तो उसके हम किसी और ओरिजिनेटिंग फॉर्म को डिस्कस करते हैं, या उसके डिस्ट्रॉयड फॉर्म को डिस्कस करते हैं, या उसके परसिस्टेंट फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं. बट ऑल द थ्री टुगेदर डू नॉट कम इन आवर माइंड एट ए टाइम. तो ये पदार्थ का, इसीलिए ये पदार्थ जब तीनों एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रख करके जब पदार्थ के हम स्वरूप को समझते हैं या रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, तो इट बिकम्स ट्रांसेंडेंटल और इनएक्सप्लिकेबल टू. अब परिणाम किसे कहते हैं, तो कहा कि परिणमन को परिणाम कहते हैं. और परिणाम का मतलब क्या होता है कि कथनचित कोई वस्तु जो है एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट रहते हुए, अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित रहते हुए वो परिवर्तित जब होती रहती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, तो उसे परिणमन कहा जाता है. वो अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए, परसिस्ट करते हुए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलती रहती है. तो ये अवस्था का जो परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं का जो परिवर्तन होता है, उसी को परिणमन कहा गया है. और आचार्य मास्वाती ने इसी बात को एक सूत्र में कहा है कि तद्भावाव्ययम नित्यम. इन जैन चिंतन में पदार्थ परमानेंट माना गया है, किंतु वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है साथ में. सो ऐसा नित्य नहीं माना गया जो एब्सोल्यूट सेंस में वो नित्य ही है और उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, या केवल परिवर्तन ही हो रहा है और उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कि अबाइडिंग हो, परसिस्टेंट हो. तो ऐसे इस तरह के कंसेप्ट को जैनिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया गया है. जो भी पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है, नई जो भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं, वो भी रिलेटिव सेंस में है. उसका जो पुराना फॉर्म नष्ट हो रहा है, तो वो भी एक रिलेटिव सेंस में हमें समझना है. वो परसिस्ट कर रहा है, तो वो भी एक रिलेटिव सेंस में हमें समझना है. सो पदार्थ निरंतर परसिस्ट करते हुए चेंज होता रहता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में निरंतर चेंज होता रहता है. तो इसी को पर्यायी शब्द से जैन दर्शन में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है कि किस तरह के परिवर्तन माइक्रो लेवल पर होते हैं, किस तरह के परिवर्तन मैक्रो लेवल पर होते हैं, और किस तरह के परिवर्तन हैं जो कि प्योर ओरिजिनल चेंजेस का नेचर में जो चेंजेस कहे जा सकते हैं, जिन्हें स्वाभाविक परिवर्तन कहते हैं, नेचुरल परिवर्तन कहते हैं, जो कि प्योर ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं. और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलने से होते हैं, उनको वैभाविक परिवर्तन कहा जाता है या विभाव कहा जाता है. सो इस तरह के परिवर्तन पदार्थ के बीच में के अंदर होते रहते हैं. इसलिए परिवर्तन को हमेशा रिलेटिव सेंस में लेना चाहिए, न कि एब्सोल्यूट सेंस में लेना चाहिए. So change is a relative term. It does not mean complete annihilation or emergence of a completely new thing. भारतीय चिंतन में अनेक ऐसे सिद्धांत है
जैसे वैशेषिक दर्शन का एक सिद्धांत है, उसको असत कार्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। वो ये मानते हैं कि पदार्थ का जो हमें नया फॉर्म में पदार्थ जो दिखता है वो टोटली नया है, वो पहले उस रूप में नहीं था। तो वो कंप्लीटली न्यू इमर्जेंस मानते हैं। और इसी तरह से बुद्धिज्म में कंप्लीट एनिहिलेशन का कंसेप्ट है कि पदार्थ हर क्षण नष्ट होता है, दूसरे क्षण में एक नया ही पदार्थ अस्तित्व में आ जाता है। तो ये कंसेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट जैन का व्यू है। जैन का कहना है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो भी सापेक्ष है, जो उत्पत्ति हो रही है वो ओरिजिनेशन, नए फॉर्म जो भी बन रहे हैं वो भी रिलेटिव सेंस में समझना चाहिए, और परसिस्टेंस को भी रिलेटिव सेंस में लेना चाहिए। पदार्थ परिवर्तन परसिस्ट करता है किंतु साथ में चेंज होता भी रहता है। पूरी तरह से एनिहिलेशन किसी भी चीज का नहीं होता है। परिवर्तन किसी चीज का नष्ट होने का मतलब इतना ही है कि उसका पुराना जो फॉर्म था वो नष्ट हो गया, पदार्थ नष्ट नहीं हुआ, उसका फॉर्म जो है, उसकी जो स्टेट थी, ओल्ड स्टेट है, वो समाप्त हो गई और न्यू स्टेट जो है वो इमर्ज हो गई है। सो उत्पत्ति जो हो रही है वो कोई नया पदार्थ नया उत्पन्न नहीं हो रहा, पदार्थ का नया फॉर्म पैदा हो रहा, उत्पन्न हो रहा है। तो वो एक नए फॉर्म में, एक नई स्टेट में जा रहा है, तो उसको हम ओरिजिनेशन कहेंगे। और जो पुराना फॉर्म था जो डिस्ट्रॉय हो गया उसे सेसेशन कहेंगे। और इन दोनों स्टेट में पदार्थ तो वही है, पहले भी था और अभी भी है, सो परसिस्ट भी कर रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये जो सिद्धांत है, इसको त्रिपदी का सिद्धांत के अंतर्गत हमें परिणाम को समझना है कि पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है वो सब कुछ सापेक्ष है, रिलेटिव सेंस में है। पूरी तरह से कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, और कोई भी पदार्थ नया दिखाई दे रहा है तो वो पूरी तरह से नया नहीं होता है, उसका अस्तित्व पहले से किसी न किसी रूप में इस सृष्टि में है। और इसी को हम बिग बैंग थियरी के अंतर्गत भी ये बात को एक्सेप्ट किया गया है कि पदार्थ इज ओनली रिफॉर्मिंग एंड देयर इज नो न्यू क्रिएशन। और इसीलिए हम साइंस के फील्ड में ये दो सिद्धांत देखते भी हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें यही है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब है उसका फॉर्म चेंज हो गया, वो अब सॉलिड से एक एनर्जी फॉर्म में आ गया। इसी तरह से एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो गई तो वो एक सॉलिड फॉर्म में चली गई। सो ये फॉर्म का चेंजेस होता है, बट चीज द मेन थिंग, द मेन मटेरियल इज द सेम। तो ये परिणाम का मतलब यही है कि पदार्थ जो है वो परिवर्तित हो रहा है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक दशा से दूसरी दशा में वो जा रहा है, एक पर्याय से दूसरे पर्याय को धारण कर रहा है, बाकी टोटली वो नष्ट नहीं होता है। तो जैसा अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि पानी है, पानी आइस भी बन सकता है और भाप भी बन सकता है, भाप बन करके पुनः वो ठंडा होकर के पानी बन जाता है। सो पानी का जो गुण है, क्वालिटी है, वो तो परसिस्ट करती है। किंतु हाँ, पानी का सॉलिड फॉर्म भी हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकती है, वो गैस के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये कन्वर्जन चलता रहता है, बट बेसिक एलिमेंट कभी नष्ट नहीं होता है। अब ये जो हम ओरिजिनेशन या सिजेशन हम पदार्थ में जो देख रहे हैं, तो और परसिस्टेंस भी हम पदार्थ में जो देख रहे हैं, तो उसको हमें समझना है कि पदार्थ को जैन दृष्टि से और अनेकांत की दृष्टि से डुअल नेचर का माना गया, कि पदार्थ डुअल नेचर का नहीं, इट इज नॉट जस्ट स्टेबल और स्टेटिक और परमानेंट इन एब्सोल्यूट सेंस। ये हमेशा परमानेंट भी होता है और इम्परमानेंट भी होता है। तो हमें ये समझना है कि पदार्थ में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका सब्सटेंशियल पार्ट, एक होता है उसका मोडल फॉर्म। सो उसके मोड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, नए इमर्ज होते हैं, पुराने डिस्ट्रॉय होते हैं। किंतु जो उसका सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो तो एज इट इज रहता है। तो गोल्ड को चाहे आप रिंग बना दे, चाहे बैंगल बना दे, गोल्ड गोल्ड ही है, चाहे रिंग के फॉर्म में हो चाहे बेंगल के फॉर्म में। गोल्ड अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो एज इट इज रखता है, उसका फॉर्म बन सकता है कुछ नया, आप जो जिस रूप में उसे बनाना चाहे वो नया फॉर्म ले सकता है। तो ये जस्ट फॉर्मल कहना चाहिए कि चेंजेस हैं, इट इज नॉट सब्सटेंशियल चेंज। तो ये डुअल नेचर हमें रियलिटी का समझ करके चलना है। ट्रांसफॉर्मेशंस इन द लिविंग एंटिटीज, अब ये है कि पदार्थ में दोनों तरह के पदार्थ हैं सृष्टि में।
जीव पदार्थ भी है और अजीव पदार्थ भी है। तो जीव पदार्थ में किस तरह के परिवर्तन होते हैं, अजीव पदार्थ में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो ये प्रज्ञापना सूत्र में बताया कि जीवों में जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको आप 10 कैटेगरीज में डाल सकते हो। 10 टाइप्स ऑफ चेंजेस आर गोइंग ऑन इन द लिविंग एंटिटीज। सो द फर्स्ट चेंज है कि वो गति। जितने भी संसारी प्राणी हैं, मुक्त जीवों की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, बट जितने भी संसार में प्राणी हैं, हमें जिस किसी रूप में दिखाई देते हैं, मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, मॉस्किटोज, माइक्रोब्स आदि किसी भी रूप में, प्लांट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, किसी भी फॉर्म में हमें जब दिख रहे हैं, तो इनमें किस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। सो पहली है कि गति का परिवर्तन होता है। यानी देयर आर 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। उसमें हम देखेंगे कि वो फॉर्म्स क्या है। तो कभी मनुष्य बन गया, कभी जीव जो है पशु योनि में चला गया, कभी किसी और योनि में चला गया, तो 84 लाख योनियों में वो परिभ्रमण करता रहता है। कभी देव बन गया, कभी नरक में चला गया। सो ये 4 तरह की गति में जीवों का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जीव हमेशा एक स्टेट में नहीं रहता है। वो टाइम बीइंग के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग हमें दिखाई देता है। आफ्टर सर्टेन टाइम ही डाइज एंड ही गोज टू अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो जीवों का परिवर्तित होता रहता है। इंद्रियों के बारे में, तो जिस तरह का वो गति में जाता है उस तरह की इंद्रिय का उसमें विकास भी होता है। मनुष्य है तो उसके पास 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और टच। और किंतु जो 4 इंद्रिय वाले हैं उनके पास में कान नहीं है। 3 इंद्रिय वाले हैं उनके पास में आंख नहीं है और या नाक नहीं है। सो इस तरह से इंद्रियों का जो है कहना चाहिए वेरीज करती है। नंबर ऑफ इन सेंसेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये जीवों का जिस तरह का फॉर्म ऑफ लाइफ होगा उस तरह की इंद्रिय का उनमें विकास होता है। तो 1 इंद्रिय वाला 5 इंद्रिय वाला कभी बन जाता है अगर उसका लाइफ फॉर्म चेंज होता है, और 5 इंद्रिय वाला 1 इंद्रिय वाला भी बन जाता है। इसलिए डार्विन की थियोरी को हम इस रूप में जैन दृष्टि से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो उसका नेक्स्ट जो जीवन है, वो फॉर्म ऑफ लाइफ है, वो किस तरह का होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो लीनियर डेवलपमेंट उनमें होता है कि वो पहले वन सेलुलर बॉडी के रूप में थे एंड देन दे ग्रो विद टाइम एंड बिकम ह्यूमन बीइंग्स। तो ऐसी बात नहीं है। वो 5 इंद्रिय वाला विकसित जो मनुष्य जी हैं वो भी 1 इंद्रिय में जा सकता है मृत्यु के बाद में, और 1 इंद्रिय वाला 5 इंद्रिय वाला भी बन सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन देयर कार्मिक रेजिड्यू कि वो किस तरह का कर्म उन्होंने वहां रहते हुए किया है, और उसके आधार पर उनका नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्या होगा। सो इट इज डिटरमिन्ड बाय द कार्मिक लॉ एंड इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इन दैट सेंस। सो इंद्रिय का विकास किस तरह का होगा। इसी तरह से कषाय हमारे अंदर, किसी के अंदर क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है और अगर उसका फॉर्म ऑफ लाइफ चेंज हो गया तो कषाय में भी परिवर्तित हो जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर अहंकार ज्यादा होता है, नरक के प्राणियों में क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है, एनिमल्स में माया तत्व ज्यादा होता है, और देवताओं में लोभ होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का फॉर्म ऑफ लाइफ आपके अंदर है, तो उस तरह का कषाय भी आपके अंदर डिफरेंट टाइप का कषाय जो है इमर्ज होता है। और यूं देखा जाए तो एक ही लाइफ फॉर्म के अंदर ये सभी प्रकार के इमोशंस टाइम टू टाइम चेंज होते भी रहते हैं, परिस्थिति डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। लेश्या का मतलब होता है कि हमारा अपना ऑरास भी जो है वो चेंज होता रहता है। तो ऐसे हर जीवों का ऑरा चेंज होता रहता है। ये उसके लाइफ फॉर्म पर भी डिपेंड करता है, उसकी सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, उसके भाव पर भी डिपेंड करता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे वर्क करते हैं। योग कभी हम मेंटली एंगेज होते हैं, कभी हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, कभी हम वर्बल जो एक्शन में ज्यादा एंगेज रहते हैं। तो हमारी एक्टिविटीज जो है वो किस तरह की है, जिनके पास जिस तरह का डेवलपमेंट है, फिजिकल माइंड का डेवलपमेंट है, तो वो मेंटली ज्यादा थिंक कर सकते हैं और ज्यादा उस तरह की चीजों में एंगेज रह सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज जो हैं वो फिजिकल लेवल पर जो एक्टिविटीज है वो भी डिफर करती रहती है फॉर्म ऑफ लाइफ को लेकर के आधार पर भी। और एक व्यक्ति स्वयं भी किसी समय वो स्टडी कर रहा है तो वो मेंटली एंगेज है, किसी समय वो स्पीच दे रहा है तो वो
वर्बली एंगेज है, और कोई फिजिकल एक्शन कर रहा है तो वो फिजिकली एंगेज है उस समय। तो ये चेंज निरंतर लाइफ में चलता रहता है, जिस समय हम जिस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उस तरह की एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व रहते हैं। इसी तरह से उपयोग उपयोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के दो काम है, परसेप्शन और नॉलेज। तो परसेप्शन, किस समय हम परसेप्शन कर रहे हैं, किस समय हम नॉलेज कर रहे हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस की ये स्टेट्स जो है बदलती रहती है, और ये स्टेट्स सिद्धों में भी इस तरह से बदलती है, यानी किसी समय वो परसेप्शन स्टेट में है, किस समय वो नॉलेज के स्टेट में है। तो ये कॉन्शियसनेस का अपने स्टेट्स जो है वो अपने तरीके से चेंज होती रहती है। ज्ञान की बात है तो हमारे ज्ञान का विकास जो है वो कई रूपों में होता है, सेंसरी लेवल पर भी हो सकता है, वर्बल टेस्टिमनी के रूप में, आर्टिकुलेट नॉलेज के रूप में भी हो सकता है, क्लेयरवेंस के रूप में भी हो सकता है, टेलीपैथी भी हो सकता है, ओमनिसेंस भी हो सकता है। तो नॉलेज में भी हमारे चेंजेस चलते रहते हैं, जैसे जैसे हम कुछ नई स्टडी करते हैं, नई इंफॉर्मेशन ऐड होती है हमारी अंदर, तो नॉलेज का लेवल भी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरह से होता रहता है। और ये 5 प्रकार के जो ज्ञान माने गए हैं उन ज्ञानों में भी आपस में परिवर्तन होता रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परसेप्शन, इसी तरह से दर्शन की बात है कि परसीव करने के, हम कभी आंखों से देख रहे हैं, कभी अन्य सेंसेस के द्वारा हम कोई चीज सेंस कर रहे हैं, तो वो हमारा सेंस परसेप्शन जो है वो भी चेंज होता रहता है। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंडक्ट, हमारे जो कंडक्ट है उसमें भी हमारा परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी हम एथिकल रूल्स फॉलो करते हैं, कभी बहुत स्ट्रिक्ट और ज्यादा रिगरस रूल्स फॉलो करते हैं। तो कंडक्ट के भी 5 प्रकार माने गए हैं जो साधु जीवन में स्पेशली फॉलो किए जाते हैं, और गृहस्थ जीवन में भी आप जिन किन्हीं एथिकल रूल्स और रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करते हो, तो आज आपने अहिंसा का व्रत लिया, कल आप सत्य का व्रत ले सकते हैं, परसों आप अस्तेय का व्रत ले सकते हैं। तो इस तरह से व्रतों की भी आपके अंदर जो एथिकल पावर है, स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आप ज्यादा से ज्यादा नियमों को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो ये चेंज कंडक्ट के अंदर भी चलता रहता है। ट्रांसफॉर, तो ये एक तरह से मोरल पावर का डेवलपमेंट है, समझ लीजिए, मोरलिटी या एथिक्स का डेवलपमेंट हमारे अंदर किस तरह से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स, तो ये भी होता है कि कभी स्त्री के प्रति आकर्षण हुआ, कभी पुरुष के प्रति हुआ, कभी दोनों के प्रति होता है। सो इस तरह का अंदर में एक सेक्सुअल डिजायर्स जो है, भाव है, वो भी परिवर्तित होते रहते हैं। अभी आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया है कि 24 टाइप्स के लिविंग बींग्स माने गए, जिन्हें 24 दंडक कहा जाता है शास्त्र की भाषा में। और उनमें किस तरह की ये सब चीजें, ये आप ये 10 तरह की चीजें हैं, तो किस में किस तरह का परिवर्तन होता है या किसका क्या लेवल होता है, इसको समझाने का इस चार्ट के माध्यम से कोशिश की गई है। सो जस्ट आप बात समझ गए हैं। जैसे सपोज मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि नरक का प्राणी है कोई, तो उसकी गति क्या होगी, उसमें एक ही प्रकार की गति हो सकती है कि वो नरक का जीव है, इसलिए उसको नरक गति में वो है। इस इंद्रिया नरक में रहते हुए भी उसके पास 5 इंद्रियां होती है, इसलिए इंद्रियों की दृष्टि से उसमें ये विकास होता है। कषाय की दृष्टि से उसमें चारों प्रकार के कषाय होते हैं, यद्यपि कहा जाता है कि क्रोध की मात्रा उनमें ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर इमोशंस। और इसी तरह से लेशा के बारे में कहा जाता है कि 6 लेशाएं मानी जाती है। उस वहां पर कम से कम 3 जो लोअर कैटेगरी की लेशाएं मानी जाती है, वो सारी अशुभ लेशाएं जिन्हें कहते हैं ऑस्पिशियस ऑराज उनके होते हैं। सो वो 3 तरह की लेशाएं उनके अंदर होती है। योग में वो 3, मतलब वो मेंटली भी कुछ थिंक कर सकते हैं, फिजिकली, वर्बली, सभी तरह की एक्टिविटीज वो करने में समर्थ होते हैं। सो उनमें तीनों तरह का योग पाया जाता है। इसी तरह से उपयोग, यानी वो कभी परसेप्शन कर रहे हैं, कभी नॉलेज कर रहे हैं, तो ये दोनों स्टेट्स उनकी कॉन्शियसनेस की चेंज होती रहती है। ज्ञान के बारे में है कि उनमें 3 ही प्रकार का ज्ञान हो सकता है, मति, श्रुत और अवधि। इससे आगे उनके ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है उस स्टेट में रहते हुए। वहां से आकर के तो चाहे वो केवल ज्ञानी और मोक्ष भी जा सकते हैं। सो अज्ञान की दशा में 3 तरह के अज्ञान माने गए हैं। अज्ञान का मतलब लेक ऑफ नॉलेज या एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, बट परवर्टेड नॉलेज, जिसको हम कहते हैं मिथ्या ज्ञान। सो उनके अंदर वो तीनों तरह के मिथ्या ज्ञान की संभावनाएं हैं। इसी तरह से दर्शन की शक्ति, यानी 3 तरह के वो दर्शन, केवल दर्शन के अंदर नहीं पाया जाता है, बाकी उनकी परसेप्शन की पावर जो है वो इंद्रियों से भी देख सकते हैं, आंखों से भी देख सकते हैं, और उनके पास में अवधि ज्ञान होता है, इसलिए अवधि दर्शन की क्षमता भी उनमें होती है।
और इसी तरह से चारित्र के संदर्भ में, तो चारित्र में ये कहा जाता है कि दे कैन नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस और एनी एथिक्स दे रिमेनिंग इन दैट स्टेट। तो उनमें कोई तरह का चारित्र एक दृष्टि से नहीं पाया जाता है, वो अचारित्री होते हैं। इसी तरह से वेद की बात है, तो वेद में किसी कोई एक प्रकार का वेद उनके अंदर होता है, और विशेष रूप से वो नपुंसक होते हैं, इसलिए उनमें नपुंसक वेद की संभावना मानी गई है। और इसी तरह से कुल ये आप देखेंगे 29 टाइप्स के चेंजेस या उनमें क्वालिटीज उनमें देखी जा सकती है। तो ये इसी तरह से सभी का संदर्भ में आपको समझना है, मैंने एक को एक्सप्लेन कर दिया है, बट सभी जीवों में इसी तरह से बताया गया है कि उनमें उनकी क्या पोजीशन है अभी उस स्टेट में रहते हुए, उनमें ये सब चीजें किस किस रूप में पाई जाती है और उसमें किस तरह का परिवर्तन हो सकता है। अगर वो फॉर्म ऑफ लाइफ उनका चेंज हो जाए तो ये चीजें भी चेंज हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ, अभी जैसे मैंने कहा कि जीवों में गति की बात है, तो 4 तरह की जैसे गति होती है कि कोई देव बन सकता है, कोई मनुष्य बन सकता है, कोई पशु पक्षी माइक्रो कुछ भी बर्ड्स बन सकते हैं, और कोई नरक में भी जन्म ले सकता है। तो ये 4 तरह के फॉर्म ऑफ लाइफ है। तो जीव हमेशा एक स्टेट में नहीं रहता है, कभी वो अपने कर्म के आधार पर है, उसने अच्छे कर्म किए तो देवगति भी मिल सकती है, उसने एक क्वालिटी लाइफ जिया किंतु बहुत कुछ धर्म कर्म तपस्या ध्यान व्यान साधना कुछ नहीं किया, तो एक अच्छा जीवन जिया तो वापस वो मनुष्य भी बन सकता है। कुछ गलत कर्म किए, छल कपट धोखा वगैरह, तो पशु पक्षी की योनि में भी जा सकता है, और क्रूर कर्म किए हिंसक कर्म किए तो नरक में भी जा सकता है। सो कहने का मतलब है कि कर्म के आधार पर उसका फॉर्म जो है वो चेंज होता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो बाकी सब चीजें मैंने मोटा मोटी यहीं पर एक्सप्लेन कर दी है, जस्ट मैंने फॉर्म ऑफ लाइफ का एक एग्जांपल यहाँ पर पेश किया है। अभी हम चल रहे हैं कि अजीव पदार्थ में भी परिवर्तन होते रहते हैं, और वो परिवर्तन किस तरह के होते हैं इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अजीव पदार्थों में एक स्लाइड या तो कुछ मिस्टेक से चेंज हो गई। ओके, सो अभी यहाँ पर समझना है कि अजीव पदार्थ में भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं। तो उसमें एक फर्स्ट परिवर्तन जो बता रहे हैं वो है इसे बंधन परिवर्तन कहते हैं। बंधन इन्हें कितने परमाणु आपस में मिल करके किस तरह का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो ये तो चूंकि साइंस की भाषा है, इस तरह से हीलियम या इस तरह की बात लैंग्वेज में नहीं, बट कहा जाता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन 2 परमाणु का आपस में होता है, या 3 परमाणुओं का कॉम्बिनेशन होता है, या 4 का होता है, तो ये कॉम्बिनेशंस डिपेंड करता है कि किस तरह का वो एलिमेंट है, उसमें कितने परमाणु का कॉम्बिनेशन जरूरी है, उस हिसाब से परमाणु का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, और वो उस तरह के एलिमेंट जो है अस्तित्व में आते हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि परमाणु आपस में जब मिलते हैं तो उसका भी एक नियम है, और वो नियम क्या है कि परमाणु के अंदर 2 स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जिनको कहते हैं रुक्ष गुण और स्निग्ध गुण। सो ये 2 तरह के स्पर्श होते हैं, टच क्वालिटीज होती हैं, ये स्पेशली इनके कॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टच के कारण से या स्मूथ इसको कहते हैं ड्राइनेस और विस्कोसिटी, ये 2 क्वालिटीज जो हैं इनके कारण से पदार्थ परमाणु एक परमाणु दूसरे परमाणु से कंबाइन हो सकता है। उसमें और भी सभी दूसरी तरह की क्वालिटीज है, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बिनेशन। तो ये 2 क्वालिटीज के कारण से परमाणु आपस में मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, एग्रीगेट बना सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और बड़े ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसका रूल क्या है कि ये 2 क्वालिटीज की जिस किसी पदार्थ में होती है उसमें ये देखना होता है कि जो 2 परमाणु आपस में मिल रहे हैं वो दोनों परमाणु अगर सेम टच है उनके अंदर, स्निग्धता है, मीन्स कहने का मतलब है कि वो ड्राई है और दूसरा परमाणु भी ड्राई है, तो दोनों ड्राई परमाणु है, या दोनों ही विस्कोस परमाणु है, दोनों में विस्कोसिटी की मात्रा है, टच है, तो वो दोनों आपस में कंबाइन तो कर सकते हैं, किंतु उसके पीछे कंडीशन है कि एक परमाणु और दूसरा परमाणु जो कि सिमिलर टच वाला होता है उनमें 2 डिग्री का अंतर होना चाहिए। टच की जो भी उसमें मात्रा है उसमें 2 डिग्री का अंतर होना चाहिए।
उदाहरण के लिए कि अगर एक परमाणु में 2 मात्रा में टच अगर विस्कोसिटी या ड्राइनेस है, तो दूसरे परमाणु के अंदर भी उनके अंदर 4 मात्रा में 4 डिग्री में ड्राइनेस या विस्कोसिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो परमाणु आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं। तो सिमिलर टच वाले परमाणु के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि उन एक की कंपैरिजन में दूसरे में डबल या कुछ उससे अधिक डिग्री में वो टच होना चाहिए। किंतु यदि वो परमाणु एक दूसरे से सेम क्वालिटी के नहीं है, सेम टच वाले नहीं है, डिफरेंट है, एक परमाणु मान लीजिए कि रुक्ष है और दूसरा परमाणु में स्निग्धता है, जैसे विस्कोसिटी अपन समझते हैं, तो इसकी मात्रा अगर हमें देखना है तो दोनों में अगर एक में ड्राइनेस है दूसरे में विस्कोसिटी है, तो दोनों की मात्रा समान भले हो सकती है, अधिक होना जरूरी नहीं है, परंतु कम से कम एक से अधिक मात्रा दोनों में होनी चाहिए। अर्थात 2 मात्रा में अगर विस्कोसिटी एक परमाणु के अंदर है और 2 मात्रा में ड्राइनेस किसी दूसरे परमाणु में है, तो वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं। उससे अधिक मात्रा में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किंतु एक मात्रा यानी 1 डिग्री अगर दोनों के अंदर है अपने अपने टच क्वालिटी की, तो वो आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, उनमें कम से कम 2-2 डिग्री होनी चाहिए। सो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कॉम्बिनेशन के लिए, इसको बंधन परिणाम कहा गया है। तो पदार्थ में आपस में कंबाइन करने की पावर होती है, किंतु उसकी कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए, और वो कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो पदार्थ एक या परमाणु आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी बन सकते हैं, बिगर भी बन सकते हैं, और बिगर ऑब्जेक्ट के रूप में भी फर्दर वो आगे डेवलप हो सकते हैं। दूसरा है गति परिणाम। पदार्थों में गति होती है, तो एक तो जीवों में गति होती है, जीवों में गति होने का मतलब फॉर्म ऑफ लाइफ चेंज होना, परंतु यहाँ गति का मतलब जड़ पदार्थों के संदर्भ में या पुद्गल मटेरियल के बारे में जब हम बात करते हैं गति की, तो गति का मतलब होता है मोशन। तो यहाँ पे शास्त्रों में कहा है कि गति 2 तरह की होती है, स्पृशत गति होती है और स्पृशत गति होती है। अस्पृशत गति में मोशन विदाउट टचिंग स्पेस, यानी आप गति पदार्थ गति भी कर रहा है किंतु वो स्पेस को टच नहीं करता है। और एक दूसरी गति होती है जिसको स्पृशत गति कहा गया, तो मोशन टचिंग स्पेस, तो वो स्पेस को टच करते हुए गति करता है। तो ये 2 तरह की गति होती है। इसी को कहा कि एक दीर्घ गति और एक ह्रस्व गति, यानी जब लॉन्ग डिस्टेंसेस जो में पदार्थ चल रहा है तो बहुत ही लंबी दूरी जब तय करता है, तो उसमें ये संभावना ज्यादा है कि वो स्पेस को टच नहीं करता है, शॉर्ट टाइम में एक कोने से दूसरे कोने में परमाणु पहुंच जाता है, इवन एक समय के अंदर पहुंच जाता है। तो ये तभी संभव है, या जीव जब मुक्त होता है, तो जिस शरीर से वो मुक्त हो रहा है वो मध्य लोक के अंदर है, और मोक्ष ऊर्ध्वलोक के अंदर वो जब पहुंचता है तो वो एक ही समय लेता है, उससे ज्यादा समय नहीं लेता है। तो ऐसी तीव्रतम गति में हमेशा अस्पृशत गति होती है, वो स्पेस को टच करते हुए जाएगा तो उस समय ज्यादा लग जाएगा, वो स्पेस को टच किए बिना जाएगा तभी वो इतना कम समय के अंदर पहुंच सकता है, इतनी दूरी तय कर सकता है। तो उसको दीर्घ गति भी कह सकते हैं और ह्रस्व गति भी। ह्रस्व गति जब स्पेस को टच करते हुए चलता है पदार्थ तो वो टाइम लेगा, तो उसकी गति उतनी तीव्र नहीं हो सकती है, तो वो ह्रस्व गति का कहलाती है एक दृष्टि से। सो स्पर्श करने वाली गति हमेशा ह्रस्व गति होती है, यानी वो टाइम टेकिंग होती है, वो इतनी फास्ट नहीं हो सकती है। और जो अस्पृशत गति है वो बहुत ही फास्ट हो सकती है, उसको कहते हैं फास्टेस्ट स्पीड में से पदार्थ जा रहा है और उसमें वो स्पेस को टच नहीं कर रहा है। तो ये गति के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी यूनिक बात है, और इसी को अफुस्मान गति प्राकृत भाषा में बोला जाता है और दूसरी गति को फुस्मान गति बोला जाता है। सो अफुस्मान ये प्राकृत भाषा है, पर हिंदी में आप बोलेंगे तो अस्पृशत गति और स्पृशत गति कहलाती है। सो ये मैंने आपसे बताया, एक स्लाइड और बाकी रह गई है। सो मैं यहाँ से ही बता देती हूँ कि अजीव में ये 2 तरह के परिवर्तन खास जो हमें समझने हैं उसकी मैंने आपको चर्चा की है। उसके अलावा संस्थानीय शेप में भी चेंज होता रहता है, पदार्थ का शेप भी बदलता रहता है, हमेशा वो एक ही शेप में रहे, जिस तरह से बनाया उसी तरह से रहे ये नहीं है, उसका शेप भी चेंज हो सकता है।
और इसी तरह से उसके रस में परिवर्तन होता रहता है, यानी उसका टेस्ट में चेंज हो सकता है, उसके कलर में चेंज हो सकता है, उसके टच में चेंज हो सकता है। आज कोई पदार्थ मान लीजिए ड्राई है तो कल वो विस्कोस बन सकता है, विस्कोस है वो ड्राई बन सकता है। तो इस तरह से स्पर्श की यानी टच की क्वालिटी में भी परिवर्तन होता रहता है। एक अगुरु लघु माना गया है। और अगुरु लघु परिणमन अजीव पदार्थों में भी होता है और जीव पदार्थों में भी होता है। अगुरु लघु के बारे में कहा जाता है कि इसके कारण से पदार्थ का अपना जो नेचर है, अपना जो स्वभाव है या जो स्वरूप है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है, तो उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये पदार्थ यानी जीव पदार्थ हमेशा जीव ही रहेगा, वो चाहे स्टोन के फॉर्म में हो, चाहे वो एयर फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, परंतु उसका अपना जीवत्व जो है, चेतना का जो उसके अंदर प्रेजेंस है, वो कभी समाप्त नहीं होगी, वो जीव के रूप में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, उसका फॉर्म चाहे कैसा भी क्यों ना हो। इसी तरह से ये एक शब्द परिणाम की बात आती है। शब्द परिणाम का मतलब होता है कि यद्यपि हम जो कुछ बोल रहे हैं, भाषा प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा अपने आप में अजीब है, परंतु उस अजीब भाषा में वो अजीब भाषा अगर जीव से के माध्यम से उत्पन्न हो रही है तो उसे जीव शब्द कहा जाता है या जीव की लैंग्वेज कहा जाता है। अगर वो शब्द किसी यंत्र के द्वारा उत्पन्न हो रहे तो उसे अजीव शब्द कहा जाता है। और कभी कभी जैसे वाद्य यंत्र बजाने वाले कोई बैंड बाजे वाले हैं, तो जो बाजा बजाते हैं या बांसुरी बजाते हैं, तो उसमें जीव और अजीव दोनों का योग बन रहा है। तो मिश्र शब्द, उससे निकलने वाली जो ध्वनियां होती हैं, जो शब्द होते हैं, उन्हें मिश्र शब्द की कैटेगरी में डाला जाता है। तो परंतु शब्द इन इटसेल्फ इज नॉन लिविंग मटेरियल एंटिटी, किंतु वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, किसके माध्यम से उत्पन्न हो रहा है, इसके आधार पर उसकी 3 कैटेगरीज शास्त्र में की गई है। लास्ट जो चर्चा की गई है वो है भेद परिणाम को लेकर के। भेद का मतलब होता है कि पदार्थ जब टूटता है तो टूटने के उसके कई तरीके हो सकते हैं। तो उसमें 5 तरीके बताए गए हैं। पहला है कि खंड, यानी मान लीजिए कि कोई पदार्थ टूटा, एक मान लीजिए कि एक लकड़ी का पीस है, वो अगर टूटता है तो वो 2 टुकड़ों में बट सकता है, तो ये उसके खंड कहलाते हैं। प्रतर, आपने अभ्रक देखा है, पानी की जो एक परत जम जाती है समुद्र के किनारे या जहां कहीं आपने अभ्रक को देखा हो, तो उसमें वो आप एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, हमारी बॉडी के बारे में भी कहा जाता है कि हमारे स्किन के 7 लेयर्स होते हैं। तो ये एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह की जो लेयर्स बनती है, और उनको जब अपन सेपरेट करते हैं एक लेयर को दूसरे लेयर को, तो ये इसको कहते हैं प्रतरभेद बोला जाता है। हम जो चपाती खाते हैं उसके लिए गेहूं पीसने को देते हैं, और उसका जो आटा बनता है, फ्लोर बनता है, तो वो जो है उसे चूर्ण कहा जाता है। किसी चीज को जब पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे चूर्णी का भेद कहा जाता है। अनुतटी का होता है कि जिस तरह से आप कभी पत्थर है या चट्टान है, उसके बीच में दरार पड़ जाती है, तो इस तरह का भेदन जो कहलाता है वो अनुतटिका कहलाता है। और उत्करिका भेद, और एक उत्करिका भेद होता है जब कभी किसी चीज में हम आलेखन विलेखन करते हैं तो वो उत्कर भेद के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से पदार्थ की टूटने की 5 तरह की प्रोसेस होती है, या 5 तरीके से पदार्थ टूटता है या सेपरेट होता है। तो इसकी चर्चा भी इस भेद परिणाम के अंतर्गत की गई है, जिसका संबंध अजीव पदार्थों के साथ है, पुद्गल के साथ है, मटेरियल एंटिटीज के साथ में है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि इस चैप्टर के अंदर जीव और अजीव को लेकर के किस तरह की चर्चा की गई है, और किस तरह के परिवर्तन जीव पदार्थों में या अजीव पदार्थों में होते हैं, और किस रूप में उन्हें डिफाइन किया गया है, इसका मैंने आपको ब्रीफ किया है। आप किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। कमली जी। यस। हाँ, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मोशन के बारे में बताया, अप्रशित जो मोशन पहला वाला बताया अस्पर्शित, तो उसमें आपने कहा कि विदाउट टचिंग स्पेस। यस। तो कहीं से भी कोई जीव जाएगा तो स्पेस में तो निकलना ही पड़ेगा ना उसको, स्पेस तो टच करेगा ही करेगा।
तो ये कैसे, मतलब इसको थोड़ी सी आप व्याख्या कीजिए। अगर स्पेस में मान लीजिए वो टच करता है, एक स्पेस पॉइंट से दूसरे स्पेस पे पॉइंट पे जाता है, दूसरे से तीसरे पे जाता है, तीसरे से चौथे पे जाता है, तो एक स्पेस से दूसरे स्पेस पॉइंट पे जाने में उसको एक समय लग जाता है, दूसरे से तीसरे में जाने में 2 समय लग जाता है। तो आप ये सोचिएगा अगर वो स्पेस पॉइंट्स को टच करेगा तो वो एक समय में तो कभी नहीं पहुंच सकता है, एक से अधिक समय उसको लगना है। जबकि परमाणु एक समय में विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर में एक समय के अंदर पहुंच सकता है उसकी, जब ये अस्पृशत गति से चलता है। इसी तरह से जीव जो है वो एक जन्म से दूसरे जन्म में या मोक्ष में भी चला जाता है, ऋजुगति से चलता है, तभी वो एक समय में एक जन्म से दूसरे जन्म में पहुंचता है। तो मान लीजिए मारवाड़ में किसी की डेथ हुई और जन्म उसका मद्रास में हुआ, और वो अगर मान लीजिए कि ऋजुगति से ही गया सपोज, तो वो एक ही समय में पहुंचा। अब वो अगर वो स्पेस को टच करेगा तो वो एक समय में पहुंच ही नहीं सकता। तो इसलिए शास्त्रकार की दृष्टि से ये है कि ये गति जब होती है तो ये स्पेस पॉइंट पर, जैसे गाड़ी अपनी जो रोड पर से निकलती है तो वो रोड को पार करते हुए जाएगी, है ना, सो वो ऐसे स्किप करते हुए नहीं जा सकती है। किंतु जब पदार्थ फास्टेस्ट स्पीड में होता है तब वो इस तरह से स्किप कर सकता है, स्पेस को स्किप करके सीधा जिस पॉइंट पे उसको पहुंचना वहीं पे पहुंचेगा वो। अच्छा, एक और बात, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपने कहा। आपने आइस का, वेपर का, वाटर का एग्जांपल दिया। फिर आपने कहा कि मैटर टू एनर्जी कन्वर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो एनर्जी के फॉर्म में जब जाता है तो एनर्जी शुरू में तो बहुत हाई पोटेंसी में रहती है और धीमे धीमे वो एनर्जी अपनी लो स्टेट में आ जाती है। तो वो एनर्जी का फिर कैसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्सन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? मींस अगर एनर्जी, मैटर टू एनर्जी तो समझ में आ गया, लेकिन एनर्जी का फिर दोबारा से कैसे दूसरे जगह ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये थोड़ा सा समझाइएगा। तो जो ये आइंस्टीन ने जो दिया है इक्वेशन E=mc², है ना जी, उसी के अंतर्गत ये बात है ना कि अगर लाइट की स्पीड से मैटर को जो है वो किया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो उसी तरह से एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकती है। उन्होंने उसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। अच्छा अच्छा, है ना, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ। वो तरीका कुछ, मतलब उसमें प्रोसेस में थोड़ा मेथड में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते होंगे, वेरीज करते होंगे कि वो किस तरह के पदार्थ में बदल रहा है या एनर्जी किस तरह से सॉलिड फॉर्म ले रही है। सो इट डिपेंड्स जी ऑन द हाँ, पर्टिकुलर एलिमेंट, किस तरह का वो एलिमेंट में कन्वर्ट हो रही है। और इसके बारे में भंडारी जी थोड़ा ज्यादा अच्छा बता सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। ओके, चलिए और कुछ भंडारी जी आपका कुछ क्वेश्चन है? आप म्यूट है, भंडारी जी म्यूट है आप। अशेषा जी अनम्यूट करिए आप। अब तो आप सुनाई दे रहे हैं। हाँ, अशेषा जी अनम्यूट करिए। नहीं तो आप तो अनम्यूट ही है। हाँ सर, मैं अब अनम्यूट हो गई। तो मेरे तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आप पूछिए ना, आप ही के प्रश्न ले लेंगे आज, और कोई प्रश्न करने वाला नहीं लग रहा है। तो पहले तो अशोक जैन साहब के जो 2 प्रश्न थे वो उनके बारे में थोड़ा सा, ये जो टच का मतलब यहाँ पर है, आपका जो पहला प्रश्न था कि टच नहीं करते हैं, वी अंडरस्टैंड इट दैट दे डोंट इंटरेक्ट एट ऑल, दे आर नॉन इंटरेक्टिंग। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो 3 प्रकार के पार्टिकल्स बताए गए हैं, एक स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग, एक वीकली इंटरेक्टिंग एंड एक नॉन इंटरेक्टिंग। तो जैसे ये जो गति बता रहे थे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाता है एक समय में,
So it does not interact. That is what I understand from that touch. It's a non-interacting particle. हाँ, तो ये आप क्योंकि साइंस की अपनी लैंग्वेज है समझने की और समझाने की, तो आप उस तरह से भी समझे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो आपने पॉइंट लिया E=mc², तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है that is coming out from mass converting into energy. ओके, हाँ। और तो एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करते हैं फिर? एनर्जी जो है उसका एक एग्जांपल लूंगा मैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन और एक उसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, दोनों को मिलाएं तो उससे गामा रेडिएशन बनता है। One electron and then there is another electron which is positive electron actually. दोनों मिलके उसकी गामा एनर्जी बनती है। It is converting from matter to energy. और हम गामा रे लें, उसकी अगर एनर्जी सफिशिएंट हुई तो उसके भी दो हिस्से बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। The first process is known as annihilation of matter into energy, and the second process is known as energy converting into matter. तो ये तो दो कमेंट प्रोफेसर अशोक जैन के जो प्रश्न थे उसके बारे में मैं थोड़ा I don't know whether I've been able to clarify or not, but that is how I understand. आपके जो लेक्चर हैं उसमें मेरे से बहुत सारे प्रश्न हैं। एक तो आपने स्निग्ध और रुक्ष को विस्कोसिटी बताया। यस। तो अन्य जगह पर इसको चार्ज बताया गया। यस। तो विस्कोसिटी एंड चार्ज आर डिफरेंट थिंग्स। एक पॉजिटिव नेगेटिव इसको चार्ज होता है, और विस्कोसिटी और फ्लूइडिटी या सुपर फ्लूइडिटी दैट इज डिफरेंट प्रॉपर्टी। दैट इज वन कमेंट। तो हम उसको चार्ज से ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि एटम जो आपकी लास्ट स्लाइड थी, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, एक तो न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चारों तरफ। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर अनपेयर्ड है तो वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। एटम से मॉलिक्यूल इसलिए बनते हैं कि वो इट इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। एक लॉ है कि कोई भी चीज मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई करना चाहती है। आप कोई चीज छोड़ दें तो इट विल, जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है वैसे ही उसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम होती है, तब इट इज मोर स्टेबल। तो एक ऑक्सीजन का एटम जो आपने एग्जांपल दी थी और दूसरे ऑक्सीजन का एटम, उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लेते हैं दो एटम, तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो वो तो जस्ट इट वाज अ कमेंट। नाउ कमिंग टू माय क्वेश्चन, विस्कोसिटी और ड्राइनेस को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में डिफाइन करते हैं। तो दोनों तरह की लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। अब तक जो दर्शन के जो ग्रंथ होते हैं उनमें शब्दों का जो लिटरल मीनिंग है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे करके लिटरल जो उसका ट्रांसलेशन किया जाता है उसके आधार पर विस्कोसिटी और ये क्या बोलते हैं ड्राइनेस यूज किया जाता है। बट साइंस की लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं तब उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में डिफाइन करते हैं। नहीं, सभी जगह मैंने उसको इलेक्ट्रिक चार्ज ही बताया गया, स्निग्ध और रुक्ष को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ, ऐसा मैंने मोस्टली आप फिलोसॉफिकल जो भी ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसमें क्या लिटरल ट्रांसलेशन थोड़ा को प्रेफरेंस दिया जाता है कि वर्ड क्या का मीनिंग क्या बनता है। No, it is more than just translation. Viscosity is a different property, and electrical charge is a different property, as we understand in science. हाँ, सही, वो बात आपका सही है। कहीं-कहीं मुझे ये लगता है थोड़ा कि चिकनाई के कारण से चीजें आपस में कंबाइन करती है। कहा जाता है ना, अगर सूखी दीवार पर रेती डालो तो वो चिपकेगी नहीं, किंतु अगर वो चिकनी है, अगर तेल लगा हुआ है तो उस पे चिपक जाएगी। तो ये चिकनाहट भी एक दूसरे चीजों को कंबाइन करने की प्रॉपर्टी रखती है ना, कॉम्बिनेशन उससे होता है। वो एक मैं पेपर भेजूंगा, मैंने आप अभी लिखा है रिसेंटली इस पे। यस। ये अष्ट स्पर्शीय जो हैं
पर हमको अभी इसको करंट जो साइंस हम समझते हैं उससे रिलेट करना पड़ेगा। तो विस्कोसिटी तो ये है कि अगर अपन कोई गाड़ी वस्तु एक नाली में डालें तो वो धीरे से गति करेगी, वो बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। और अगर पानी जा रहा है तो तेज से जाएगा, दैट इज बिकॉज उसकी विस्कोसिटी कम है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट कम हियर एट ऑल। ओके। तो इसको मैं मतलब मॉडर्न भाषा में जो स्टूडेंट्स वगैरह वो मेरे ख्याल से बेटर समझेंगे अगर हम इसको चार्ज मान के चलें, क्योंकि एटम्स जो है वो चार्ज की वजह से कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। ओके, तो ठीक है, वो साइंस की लैंग्वेज में ही लिखना अच्छा रहता है ताकि सभी को क्लियर रहे। और आपने वो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी अलग बता रहे हैं, उस हिसाब से ठीक है, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी। विस्कोसिटी एसेंशियली मींस रेजिस्टेंस टू फ्लो। ओके। कोई चीज फ्लो कर रही है, उसको जो रेजिस्टेंस है वो उसकी विस्कोसिटी, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। More or less, it is similar to specific density. It's like that. How many molecules are tightly coupled? ओके, अभी मैं ठीक है पाटिया साहब, विल कम बैक टू दिस। मेरे कुछ प्रश्न है, मैं बिफोर आई फॉरगेट दैट। एक तो आपने 7 लेशिया, उसमें टेबल जो दिखाई उसमें 7 लेशिया थी, तो 6 तो है, एक है अलेशिया या कुछ ऐसा बताया आप, अलेशी। यस। तो ये अलेशी जो है वो सिद्ध पुरुषों में होती है या अलेशी मतलब जो मुक्त जीव होते हैं उनमें होती है, या इसको थोड़ा समझना चाहते हैं। केवल ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है और 14th गुणस्थान के अंदर जो आ गया है, तो वो लेश्या को ट्रांसेंड कर देता है, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज को जो है स्टॉप कर देता है। तो लेश्या का संबंध जीव के साथ तब तक है जब तक वो किसी न किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो 14वें गुण स्थान में पहुंचने वाला जो जीव है वो केवल ज्ञानी है, वो अभी मनुष्य रूप में ही है, धरती पर है, शरीरी है, परंतु उसने मेंटल, फिजिकल और वर्बल सारी तरह की एक्टिविटीज को गिव अप कर दिया है। तो उसमें फिर वो लेश्या का भी रोल खत्म हो जाता है, अलेशी बन जाता है। ठीक है, आप यही कह रही हैं कि वो जो केवली में केवली अलेशी होते हैं, राइट? वो केवली जिनका योग, जिन्होंने योग का निरोध कर दिया, यानी मेंटल, फिजिकल और वर्बल किसी तरह की एक्टिविटीज नहीं करते हो, केवल अपनी अंदर की समाधि में ही रहते हैं, बस नो एक्टिविटीज। तो वो प्योर स्टेट जो उसकी होती है, और वो बहुत वन मोमेंट भी के या समझ लो फ्यू मोमेंट्स के लिए ही आती है वो कंडीशन, वो हर समय आती नहीं है। वो जब लिबरेट होना होता है उससे फ्यू मोमेंट्स पहले वो स्टेट आती है, उससे पहले तो जीव हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। चाहे वो केवल ज्ञानी हो गया तो वो प्रवचन कर रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान विहार कर रहा है, वो मेंटली भी कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर दूरस्थ लोग उनसे कम्युनिकेट करते हैं, देवता लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो मेंटली भी वो एक्टिव रहते हैं। सो दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज only before liberation for few moments। अ, ई, उ, री, ये 5 अक्षर बोलने में कितना वक्त लगा, बस इतने समय के लिए वो स्टेट बनती है अलेशी स्टेट एज ए ह्यूमन बीइंग। बाकी तो वो और मुक्त आत्माएं जो होती है वो अलेशी होती है, उनमें लेशा नहीं होती किसी तरह की। तो इसी प्रकार उसी टेबल में आपने अवेद हाँ, तो अवैध ये मैंने इसलिए कि ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इस वजह से मैंने नहीं बोला। ये चीजें एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ट में दी है कि ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार का, कि आप लेश्या से अलेश्या स्टेट में भी जा सकते हो, वेद से अवेद की स्टेट में भी जा सकते हो। 10वां गुण स्थान तक वेद रहता है, यानी मनुष्य के अंदर सेक्सुअल डिजायर रहती है किसी तरह की, बट 10वें गुण स्थान के बाद में वो 9वें गुण स्थान के एंड में वो स्टेट जो है खत्म हो जाती है। 9वें गुण स्थान के एंड तक वो थोड़ी रहती है, उसके बाद में वो भी एंड में खत्म हो जाती है। 10वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक जो भी मनुष्य हैं वो अवैध की स्टेट में होते हैं, उनके अंदर कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं होती। इसलिए आप तीर्थंकरों को कोई भी विचलित नहीं कर सकता, कोई भी उनके सामने कितनी भी सुंदर स्त्रियां आ जाए वो विचलित नहीं होते, उनके अंदर भाव पैदा ही नहीं होता है वो जी। तो वो अवैध की स्टेट कहलाती है। तो ये भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है, वेद से अवैध की स्टेट में चला।
तो ये जीव की ये क्या उत्पाद व्यय द्रव्य। हाँ। तो ये आपने पुद्गल और जीव के लिए बताया। जो दूसरे जो हमारे ये द्रव्य है, पदार्थ जो हैं, जैसे धर्मास्तिकाय, काल, इन पर लागू नहीं होता, ये ऐसा है? नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत ही माइन्यूटली चीजों को नोट किया है। मैंने जानबूझ करके कुछ चीजें स्किप कर दी कि कोई टिपिकल नहीं हो जाए, क्योंकि ये तत्व की भाषा में तो हम बहुत चर्चाएं करते हैं इन सब चीजों की, बट मैंने सोचा कि आम व्यक्ति को ना इतना तत्व ज्ञान थोड़ा सा कहीं कहीं ड्राइनेस नहीं हो जाए। मूल बात इतनी सी है कि आपने जो कहा कि क्या प्रश्न पूछा, सॉरी? कि ये जो जीव और पुद्गल का आपने बताया, उत्पाद व्यय द्रव्य। ओके, सो शास्त्र ने कहा कि भाई धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये ऐसी चीजें हैं जो कि अमूर्त है, इनविजिबल है। इनमें भी परिवर्तन तो इनमें भी हो ही रहा है और हर क्षण हो रहा है, बट उसको बताने के, उसको समझने में आपको डिफिकल्टी है कि उसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसको समझाना आपके लिए थोड़ा सा विजिबल नहीं है, वो वेरिफिकेशन, आप वो वेरीफाइबल नहीं है आपके लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी परिवर्तन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पुद्गल और जीव के संदर्भ में जिसको कि आम व्यक्ति समझ सकता है, तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। बट अगर आप समझना चाहे तो इतना सही है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, स्पेस, इन सब में भी परिवर्तन निरंतर हो रहा है। इसको अर्थ परिणमन कहते हैं। ये पदार्थ अपने आप में बदलता रहता है, हर मूवमेंट में रिन्यू होता रहता है, टाइम के साथ रिन्यू होता है। और दूसरा ये है कि उसमें जो परिवर्तन होता है उसको स्वभाव परिवर्तन कहते हैं, यानी वो उसका अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल जो उसका नेचर है, वो उसी में चेंज हो रहा है। उसका कोई डिफरेंट नहीं दिखेगा आपको, दूसरे मोमेंट में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा उनमें, वो सिमिलर चेंज है। पहले मोमेंट में धर्मास्तिकाय जैसा था वैसे ही दूसरे मोमेंट में भी दिखा, वैसे ही तीसरे मोमेंट में दिखेगा, कोई चेंजेस आपको डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे उसमें। तो उसमें स्वाभाविक चेंज होता है, अर्थ परिणमन होता है, इन्हें अर्थ पर्याय होता है। अर्थ पर्याय का मतलब मोमेंटरी चेंज, हर मोमेंट में चेंजेस हर पदार्थ में होता है, वो परिवर्तन धर्मास्तिकाय में भी होता है। दूसरा उसका परिवर्तन सदृश परिणमन कहलाता है, यानी वो एक मोमेंट में जैसा है दूसरे मोमेंट में भी वैसा ही दिखेगा, प्योर ही दिखेगा, उसी रूप में दिखेगा। आप बोल्ड है, मान लीजिए आपने ये वर्ड अर्थ परिवर्तन अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय, और एक आपने स्वभाव पर्याय यूज किया था। हाँ, स्वभाव पर्याय नेचुरल चेंज है ना, प्योर एलिमेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसमें वो कुछ भी लूज नहीं कर रहा है और कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, जैसा है वैसा ही है। तो ये इसको सदृश परिणमन कहते हैं। मान लीजिए मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए दे देती हूँ, ये भी बहुत ग्रॉस एग्जांपल है और ये भी करेक्ट नहीं है, बट आप सुबह अपना चेहरा कांच में देखते हैं और 2 मिनट बाद भी आप देखेंगे अपना फेस, तो आपको लगेगा कि मेरे चेहरे में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। बट क्या आप ये सोचते हो कि 2 मिनट में आप बदले नहीं है? बदल तो बहुत कुछ गए हैं आप। 2 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स हो जाते, 66 सेकेंड्स, 1 सेकेंड के अंदर इन्यूमरेबल मोमेंट्स बीत जाते हैं। तो आप कितने चेंज हो गए, हर मोमेंट में आप चेंज हो रहे हो, बट वो चेंज को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, क्योंकि 2 मिनट के चेंज में खास कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देता है। तो एक सिमिलर टाइप का चेंज आपको नजर आता है कि आई एम द सेम, आई एम द सेम, आई एम द सेम, व्हाट आई वाज इन द मॉर्निंग, आई एम इन द इवनिंग। तो ये जो चेंजेस है इसको सिमिलर चेंज कहते हैं। नॉट चेंजिंग, यू आर नॉट एजिंग, but it is not the truth. Things are changing at every moment. ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका, ये कुछ क्लियर हो गए। धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि कई नए हमारे मेंबर्स हैं। जय कांता बड़बड़े ने ज्वाइन किया है। अभी वो रेणुका थी साइंस जो कोर्स में जयकांता यहाँ साउथ की स्कॉलर हैं। अच्छा। और 2-3 और भी जुड़े थे। हाँ, वो रेणुका पोरवाल जी थी, अभी चली गई। पवन कुमार हैं, वो भी हैं जी। एक दूसरे भी थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया। चंद्रकांत भाई, तो उन्होंने शायद अभी शुरू नहीं किया होगा ज्वाइन करना। तो शेषा जी और भी प्रश्न ले लीजिए, मेरे तो
प्रश्न और किसी का कोई प्रश्न है तो एक बात और पूछना चाहूंगा। बताइए। हाँ अशोक जी, सब आप कुछ। अशोक समणी जी, एक बात और पूछना चाहूंगा समणी जी। आपने जो एटम्स के बीच में डिग्री वाली बात बताई, 2 डिग्री, ठीक है ना? आपने कहा था डिग्री, तो ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि डिग्री यहाँ आपका मतलब एंगल से है क्या? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री? मात्रा से क्योंकि जब हम केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं तो वो एक अलग बॉन्डिंग होती है उसमें, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एटम्स में। डिग्री का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी। number of अच्छा, charge, quantity से मतलब number of charge, 2 positive अच्छा, charge number of, or 2 अच्छा, negative charge, that Yes. is what अच्छा। अगर पॉजिटिव है तो 2 इधर है, तो दूसरे में दूसरा भी अगर पॉजिटिव चार्ज वाला है तो उसमें 4 होना चाहिए, 4 नंबर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक। तभी वो कंबाइन, अगर सेम दोनों सेम फोर्स वाले, इक्वल फोर्स वाले, तो वो एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे। एक दूसरा अपनी तरफ तभी अट्रैक्ट कर पाएगा जब उसमें पावर उससे ज्यादा होगी। ठीक। थैंक यू। बिल्कुल। तो मेरा और कोई किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, किसी के प्रश्न तो नहीं है, पर आपने जो भंडारी सर आपका जो क्वेश्चन था, तो समणी जी जो बता रहे थे वैसा कई जगह है, मेरे भी पढ़ने में आ रहा है। क्योंकि जब कर्मण वर्गणा की भी जो बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि उसमें स्निग्धता ज्यादा होती है, उसी वजह से वो चिपक जाता है, मतलब आत्मा से चिपक के रहता है। तो वो वर्गणा का जब एक्सप्लेनेशन आता है तो मैंने भी ये पढ़ा हुआ है। तो समणी जी का जो कहना था वैसा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो उसे हमें और तरीके से भी सोचना, मतलब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है उसमें। समझ जी ऐसा सही है ना? वो सही है। मैं इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये कहा था ना कि अपने अंदर राग द्वेष की चिकनाई है, तो कर्म पार्टिकल्स चिपक रहे। जिस दिन राग द्वेष आपके अंदर खत्म हो गए, आप चाहे पूरे राज्य का ही संचालन क्यों नहीं कर रहे हो, परंतु कर्म के बंधन उस रूप में नहीं होंगे। वो होंगे तो बहुत ही, कहना चाहिए कि एक सूखी दीवार पर जैसे मिट्टी फेंकी जाती है और वो चिपकती बिल्कुल नहीं है, बस टच किया और सेपरेट हो जाती है, तो वो कंडीशन बन जाती है। देश को एक तरह से चिकनाई के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है। सो वो ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है कि समय के साथ और डिफरेंट फील्ड में उसी बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो कई मेरा पढ़ना ऐसा था, हमें ट्रांसलेशन को, नए ट्रांसलेशन को भी एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ समझिए, कहीं मेरे पढ़ने में ऐसा आया था कि जो स्निग्धता होता है वो उसके पास नेगेटिव चार्ज रहता है, और जो रुक्ष होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा कुछ पढ़ने में आया था। तो ये क्या इसी के रिलेटेड है या कुछ किसी ने इंटरप्रिटेशन किया है? मतलब स्निग्धता, और जर्मन स्कॉलर जो हैं उन्होंने ये सबसे पहले इसको कहा कि ये जैन आगमों में जो स्निग्ध और रुक्षता की बात कही गई है, ये एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात कही गई है। तो स्निग्धता को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कहा और रुक्षता को नेगेटिव चार्ज कहा। तो मुझे ये वर्गणा और पार्टिकल्स वाला जो है उसको वर्तमान के नए ट्रांसलेशन में इस ट्रांसलेशन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, तो उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो समझ जी कौन सा ग्रंथ या कोई बुक आप सजेस्ट कर सकते हो? क्योंकि ये काफी सारी, मतलब अभी पार्टिकल का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है मुझे, तो कोई ग्रंथ है कहीं? मतलब वो एक जो दिगंबर ग्रंथ धवला टीका का जो 7वां पार्ट है, जिसको कहा जाता है वर्गणा, वर्गणा अधिकार, उसको जरूर पढ़ लीजिए। 7वां धवला टीका का जो 7वां वॉल्यूम है ना, वो 16 वॉल्यूम्स में है धवला टीका। उसका 7वां वॉल्यूम जो है वो वर्गणा अधिकार है। एटम्स, कितने एटम्स मिलते हैं तो आप भाषा वर्गणा बनती है, कितने एटम्स मिलते हैं, कितने नंबर में मिलते हैं तो मनोवर्गणा बनती है। ये वर्गणा बनाने, फॉर्मेशन, जो अलग अलग तरह की वर्गणाएं जो हमारे काम में आती है या एलिमेंट्स हमारे अंदर हमें काम में आते हैं हमारी लाइफ में, वो बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, ये वहां पर
काफी विस्तार से डिस्कस किया हाँ, गया। क्योंकि मैं कनक नंदी महाराज साहब के बाकी जो तो ये प्रज्ञापना सूत्र है आगमों में और हाँ समझ गई। मैं पढ़ के फिर कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपको वापस जरूर कांटेक्ट करूंगी। भंडारी सर, आपका कोई और क्वेश्चन है? नहीं बस किरीट काफी भाई, क्लियर हो गए। हाँ, अपने किरीट भाई तो वो अंकिता जी नहीं आई आज, नहीं, आज काफी तो सारे लोगों ने उनको ज्वाइन ये नहीं सब किया है। नोट्स बनाने पड़ेंगे उस। हाँ जी हाँ ओके ओके। तो हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 18 होने पर आधा टेक्स्ट पूरा होगा, आधा टेक्स्ट। आप बहुत अच्छे से करा रहे हो। पर काफी मतलब हमारी तो काफी जिज्ञासा संतोष मतलब आगे बढ़ती जाती रही है। संतोष तो पता नहीं, पर अब बढ़ती जाती है, ऐसा होता है। अच्छा है, बढ़िया है। इसी के लिए प्रश्न करने से ही क्या है कि वो चीजें स्पष्ट होती है। नहीं तो ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे, पता नहीं आपको वो लैंग्वेज में समझ में आया नहीं आया, तो वो प्रश्न करने से ही क्लैरिटी बढ़ती है ना। कुछ नई ढंग से नए प्रश्न होते तो हमें भी उस दिशा में सोचने का, उसका आंसर खोजने के लिए थोड़ा सा चांस मिलता है, तो हमारा खुद का नॉलेज उससे इंक्रीज होता है। और आपका और भंडारी सर का जब सुनते हैं तो लगता है कि साइंस एंड स्पिरिचुअल, साइंस एंड स्पिरिचुअल जो नाम रखा है हमने वो सही सार्थक चल रहा है अभी। आपका और भंडारी सर का जब सुनते हैं तो वैसा लगता है। हाँ भंडारी सर, आप कुछ बता रहे थे। अच्छा है, अब हम इसी हाँ बोलिए भंडारी साहब, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, पर जो आज की लैंग्वेज में हाँ, उसको तो वो ये हमें रखेंगे। कनेक्टिविटी बिठानी जरूरी है जी। कि शास्त्र की भाषा, देखिए वो 2500 वर्ष पहले का युग था जिस समय ये शब्द प्रयोग हो रहे थे। अब वर्तमान में वो शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं, तो हमें उस हिसाब से उसके अर्थ को ऊपर चिंतन करना ही चाहिए। तभी आप कनेक्टिविटी आज के समय के साथ बिठा सकते हो किसी चीज का। ट्रुथ तो जो है वही है, उसको बताने का तरीका उस युग में जो था और उस समय की भाषा जो थी, जिस तरह की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में बात कही गई है। आज वो शब्दों के अर्थ भी कभी कभी 2500 वर्ष तक आते आते शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो और फिर डिपेंड करता है कि साइंस के फील्ड के लोग उस वर्ड का मीनिंग क्या लेते हैं, फिलोसफी के फील्ड के लोग उस वर्ड का मीनिंग क्या लेते हैं। तो हमें पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट देखना जरूरी है कि लैंग्वेज पर आग्रह नहीं करके, उसके ट्रांसलेशन पर आग्रह नहीं करके, हमको देखना कि एग्रीमेंट कहाँ किस रूप में हो सकता है। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद समणी जी। अभी समाप्त करें ऋषिशा जी? हाँ बस। समणी जी, मंगल आशीष के साथ आप आज का नाहटा जी है मुंबई से, यहाँ मायामी से हमेशा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं जी। प्रकाश जी नाहटा। जी हाँ। मंगल आशीष आपके। इनके साथ हमारी फिलोसॉफिकल डिस्कशन बहुत चलती है और ये बहुत ही सीरियस ग्रंथों को पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसलिए डिस्कशन में हमेशा आते हैं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रनत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अरहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली प्रनत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। समणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सबकी ओर से। हाँ, अभी हम न्यू जर्सी में आए हुए हैं, यहाँ पर एक फैमिली कैंप रखा है तो इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता थी, तो मैंने बहुत विस्तार से स्लाइड नहीं बनाई थी पर मैं उसको बना करके पूरी भेज दूंगी आप। जरूर समझ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। प्रोफेसर अशोक को मैंने एक प्रोजेक्ट दे रखा है, मैं आई एम वेटिंग नाउ। आई थिंक यू आर इन गुड हेल्थ। आपका स्वास्थ्य ठीक है अशोक जी? अशोक जी, अशोक सर। हाँ जी। हाँ, आपका स्वास्थ्य ठीक है? समणी जी पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी मैं बेंगलोर में हूँ और 4-5 दिन बाद मैं ग्वालियर वापस जाऊंगा, तब आपको इन्फॉर्म करूंगा अपने लेक्चर के बारे में। नहीं वो तो सही है, मैं तो अभी आपको समणी जी पूछ रहे थे उसका बता रही हूँ। मैं तो आपको कांटेक्ट करूंगी। हाँ जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वंदना समणी जी।
जी हाँ। सभी का बहुत बहुत आभार।